श्रोताओं, हम कहीं भी होते हैं तो अपने आनंद के लिए विभिन्न कलाओं के संपर्क में आते हैं। कभी हम अच्छे चित्रों को देखते हैं, कभी गाना सुनते हैं, कभी नृत्य करते हैं। और इन तमाम कलाओं में, चाहे वो मूर्ति कला हो, जैसे मैंने चित्रकला की बात की, या और बहुत सारी कलाएं हैं, उनमें एक कला जिसे सर्वश्रेष्ठ हम कह सकते हैं वो है नृत्य कला। और विभिन्न कलाओं में इसे श्रेष्ठ कला के रूप में कहा गया। और नृत्य में गायन भी है, वादन भी है और अभिनय भी है। इन तीनों का एक मिलीजुली कला है, उसे कहते हैं नृत्य। और नृत्य के क्षेत्र में आगरा में एक बहुत सुप्रसिद्ध नाम है रुचि शर्मा जी का। रुचि जी आज हमारे साथ हैं। रुचि जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार कृष्ण। नृत्य के बारे में आप जैसा कला में एक सर्वश्रेष्ठ रूप मानते हैं, क्या कहना चाहेंगी? सर्वश्रेष्ठ रूप में अगर नृत्य को देखा जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है जी। क्योंकि हमारे यहाँ साकार ब्रह्म तो दृश्य कला, क्योंकि इसमें तीनों गुण, जैसा कि आपने इसके बारे में बताया ही है, आप इसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। रस भाव जो पूरे 9 रस बताए हैं वो उसका साक्षात आप सामने से देख सकते हैं एक श्रोता बन करके। और जब आप खुद नर्तक होते हैं तो उसकी अनुभूति स्वयं कर सकते हैं। आपने नृत्य कब से शुरू किया? मैंने नृत्य बहुत छोटी उम्र में शुरू कर दिया था सीखना। मैं 7 साल की थी जी। तब से शास्त्रीय नृत्य सीखना शुरू किया, कथक। और कहते हैं ना कि बचपन एक कोरी स्लेट की तरह होता है, तो बचपन में आपने जिसमें पदार्पण किया वही आपको बहुत प्यारा लगता है। और मैंने खुद भी महसूस किया कि नृत्य जो कला है वो ऐसा है कि जब आप उसको करते हैं, उसकी बारीकियां सीखते हैं, तो आप उसके और नजदीक हो जाते हैं जी। उसके बारे में। जैसे क्यों शास्त्रीय बोला जाता है, क्योंकि शास्त्रों पर आधारित है, तो आप अपनी संस्कृति के और नजदीक आ जाते हैं, अपने कल्चर से बहुत ज्यादा रूबरू होते हैं। तो हमारे भारतीय संगीत, गायन, वादन, नृत्य की यही खूबी है। तो एक तरीके से आप अपने आप को पहचानने की कोशिश भी करते हैं। तो कला माध्यम है आपको अपने आप से परिचित कराने का भी। जी। तो जो एक आम दर्शक है या आम श्रोता है, जब वो सोचता है कि ये इसमें शास्त्रीयता की बात आ गई, तो उसे लगता बड़ा दुरूह सा होगा, जबकि ये ऐसा है नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही खूबसूरती है हमारी भारतीय कला की। जैसा श्रोता होता है वहां पे हर तरीके की प्रस्तुतियां हैं। शास्त्रीय संगीत के बारे में उसे जानकारी नहीं है, तो एक कलाकार, शास्त्रीय कलाकार में ये खूबी होती है कि उसके सामने आपको प्रस्तुत क्या करना है। तो यहाँ पे जैसे दर्शक हैं उसके लिए वैसी ही सरल भी है और कठिन भी है। जैसा आपने बताया कि विभिन्न जातियों में हम उसको बांट सकते हैं। अगर हम शास्त्रीयता की बात करें, जैसे तत्कार है या विभिन्न टुकड़े हैं, परन है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई या इसके बारे में कुछ और बताना चाहें आप? देखिए, अगर हम शास्त्रीय नृत्यों की शुरुआत कहेंगे तो ये तो खोजना बहुत ही मुश्किल है कि जो इंद्रदेव थे वो ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजते थे। वो नृत्य के माध्यम से उनकी तपस्याएं भंग करती थी। तो यानी कि नृत्य तो अनादिकाल से उस समय भी था, गंधर्व संगीत था, जिक्र मिलता है। तो हाँ, घरानों की शुरुआत हुई, फिर उसमें उन्होंने तत्कार हर जगह एक सा होता है, बेसिक तो हर जगह एक सा है, लेकिन उसमें हर घराने की अपनी अपनी खूबी है जी। तो उसमें तत्कार के प्रकारों में बोल वही है, ताती थे तत, लेकिन उसमें लय को किस तरीके से धीरे धीरे आगे करके आप विस्तार कर रहे हैं, ये हर घराने ने आगे जाके अपना अपना जो कल्पना शक्ति है और अपना जो ज्ञान है उसमें डालकर उसको बड़े बड़े गुरु लोगों ने और आगे बढ़ाया। और उसी को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आगे के जो बच्चे हैं वो सीख रहे हैं। और आजकल का जो यूथ है वो भी उसमें बहुत ज्यादा अपने प्रयोग करके और उसको आगे की तरफ बढ़ा रहा है। जी। 2 चीजें निकल कर आई, गुरु शिष्य परंपरा और कथक। कथक मतलब कथा जो कही जाए, और जब नृत्य के माध्यम से कथा कही जाए तो बड़ा ही आकर्षक रूप में हमारे सामने आती है। तो आप किस गुरु शिष्य परंपरा से हैं, किस घराने से हैं, और कथक के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं कथक के बारे में बताती हूँ आपको। जैसे आपने बोला कि कथा कहने वाला, तो कथक जो है एक जाति है। ये जाति कैसे बनी कि किसी कथा को, वैसे भी हम देखें स्टोरी किसी बच्चे को सुनाते हैं, बिना इमोशन के सुनाते हैं, लोग बोर हो जाते हैं। पहले अपनी बात को समझाने का कितना इंटरेस्टिंग तरीका, तो कहानी को कहने वाला। तो अगर हम कहें कथक, कथा आकर्षक ढंग से कथा आकर्षक ढंग से, जी। तो कथा उन्होंने कहा, लेकिन
शुरू में अगर आप लव कुश का उदाहरण देखेंगे, जब राम के दरबार में वो रामायण सुनाने गए, तो हम पहले कथक अगर ले सकते हैं तो हम लव कुश को ले सकते हैं जी। उन्होंने वो पूरे दरबार में जो रामायण सुनाई जी। हर व्यक्ति की आंख में आंसू थे, उसको वो महसूस किया, तो वो खाली बैठ के नहीं सुनाई जी। उसमें इमोशंस थे, एक्शंस थे, संगीत था, तो वहां संगीत था, गायन वादन नृत्य तीनों ही था, तो वहां से वो परंपरा धीरे धीरे आगे बढ़ी। तो जो कथा कहने वाले थे इन खूबियों के साथ, उनको कथक कहा गया। फिर आगे आ गई घरानेदार परंपरा। तो मैं लखनऊ घराने को बिलोंग करती हूँ, मैंने लखनऊ घराना सीखा है। तो लखनऊ घराने में गुरु शिष्य परंपरा, जैसे अपने गुरु से जो मैंने सीखा उस चीज को आगे बढ़ाया। और गुरु शिष्य परंपरा में बड़ी खास चीज होती है कि गुरु के प्रति वो आदर जो ईश्वर के प्रति आदर हो। जी, बहुत बड़ी बात है। हाँ, जब तक वो भावना आपकी नहीं होगी, कहते हैं जैसी भावना आप मन में लेके चलते हैं वैसे ही आपकी कला बनती है। या आप जब मंच पर होते हो तो आपकी कला में वो झलकता है। कहते हैं कि जो इंसान जैसा होता है उसकी कला वैसी हो जाती है। आपने लखनऊ घराने का जिक्र किया, इसमें बड़े बड़े कलाकार हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। और आपके गुरुदेव कौन हुए? जी, इसमें लखनऊ घराना तो किसी से अनजाना नहीं है, सारे घराने लखनऊ घराने को फॉलो करते हैं। बिंदादीन महाराज हैं, लच्छू महाराज जी, शंभू महाराज जी, अच्छन महाराज जी, अभी हमारे बिरजू महाराज जी ने उनको तो बिल्कुल नृत्य का देवता माना जाता है जी। साक्षात, जिन्होंने अपने शिष्यों के लिए इतना कुछ दिया है आज के युग में कि अगर ये सारे माध्यम नहीं होते तो शायद आधे से ज्यादा कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन ही नहीं कर पाते। कि रिकॉर्डिंग की सुविधा देना, उनके लिए इतना मैटर देना। मेरी शुरुआत आगरा से हुई। आगरा में मैंने बाबूलाल श्रीवास्तव जी से नृत्य की शिक्षा ग्रहण की। 12th के बाद मैंने लखनऊ कथक केंद्र में एडमिशन लिया, वहां पंडित अर्जुन मिश्रा जी से मैंने अपनी नृत्य की आगे की शिक्षा एक बड़ा नाम है, आपने तमाम घरानों का जिक्र किया, इनमें क्या मूलतः फर्क है? घरानों में उनको अलग अलग अगर हम देखें तो ज्यादातर उनकी जो बंदिशें हैं जी, कहते हैं हमारा जो भारत है विविधताओं का देश है, तो उसी तरीके से हमारी कलाओं में भी विविधता है। हमारे जो शास्त्रीय नृत्य हैं हर अलग अलग स्टेट से हैं, और एक कथा की खासियत है कि वो एक स्टेट से होता हुआ भी उसमें 4 शाखाएं निकल रही हैं कि रायगढ़ घराना है, जयपुर घराना है, बनारस घराना है, लखनऊ घराना है। लखनऊ अपनी नजाकत के लिए फेमस है, और जो भाव प्रदर्शन है वो अपने आप में यूनिक है। हाँ, तो हम जब छोटे थे तो हम ये सोचते थे कि लखनऊ में केवल भाव होता होगा, जयपुर वाले शायद भाव नहीं करते। भाव तो वहां भी है जब छोटे थे। फिर जब बड़े हुए उन चीजों को जब नजदीकी से देखा, बहुत अच्छी संगति मिली, बड़े गुरुजनों लोगों का आशीर्वाद मिला, तो देखा कि लखनऊ वाले भी तो लयकारियां बहुत करते हैं, उनके में भी फुटवर्क बहुत होता है, ये खाली भाव प्रदर्शन नहीं करते हैं। और जयपुर वाले जो है वो हमेशा थोड़ी ना वो पैर मारते रहते हैं, चक्कर लेते रहते हैं, भाव प्रदर्शन तो वहां भी होता है। वो ये है कि जैसे होता है ना, आपके घर में वही कमरे हैं जी, किचन होगा सबके यहाँ, कमरे होंगे, जरूरत वैसी ही होगी, बस आप स्ट्रक्चर अलग है, उसकी सजावट अलग है। जैसे तो बनारस घराने में सम पे एक अलग तरीके से आते हैं। हाँ, वो कोई उछल कूद ज्यादा है वहां पे। हाँ, कि वो उड़न की तिहाई लेके आ रहे हैं कि उसमें चक्कर लेते पे ऊपर की तरफ छलांग लगा के नीचे आए। तो लेकिन आजकल क्या है ना, जो यंग जनरेशन है वो सबको मिक्स कर रही है जी। अगर मैं हूँ लखनऊ घराने की, लेकिन अगर मुझे जयपुर घराने का कुछ अच्छा लगा तो वो भी मैं अपने नृत्य में करना पसंद करूंगी। ऐसे ही तो मिलजुल के उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो आपके घराने की खासियत है उसको वैसे ही संभाले हुए हैं, और यही गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आता है कि आपके गुरु ने जो आपको चीज दी है वो उनकी दी हुई चीज है, उसको आपको एज इट इज रखना है। आप उसमें करिए, आप अपना नया क्रिएट कर लीजिए, लेकिन जो पुरानी चीजें हैं जब तक आप उस स्तर तक नहीं जाएं तो मुझे लगता है कि उसमें छेड़छाड़ करना सही नहीं है, क्योंकि वो गुरु ने इतना दे दिया, अगर वो सेम संभाल लें, वो ही बहुत उसको कर ले तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी, वो आपको बहुत ऊपर ले जाएगी जी। लखनऊ घराने का जब जिक्र आता है तो उनकी ठुमरियां बड़ी प्रसिद्ध हैं, उनकी गायकी एक अलग तरह की हुआ करती थी। तो ऐसे में मुझे लोभ हो रहा है कि कुछ आपसे सुना जाए। मैं गायन की तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ कुछ मैं थोड़ा कोशिश बहुत करती हूँ। हमारे गुरुजी सिखाते थे मेरे को, तो खैर मैं ज्यादातर मैंने भजन किए हैं जी।
लेकिन ठुमरियां भी हमारे गुरुजी सिखाते थे और हमारे साथ के जो लोग थे वो भी बहुत करते थे। आकांक्षा और ये लोग करते थे। और उनकी खासियत क्या थी ना कि एक ही लाइन, जैसे गायकी में होता है कि एक ही लाइन को आप कितने तरीके से गा रहे हो और कितने भाव प्रदर्शन हो कि मग रोको ना सावरिया, वाह, है ना। अब ये लाइन है, अब इसको गायक कई तरीके से गा रहा है, अब इसमें भाव अलग अलग आ रहे हैं। एक में वो समझा रहा है कि देखो रास्ता मत रोको, और दूसरे भाव में वो कह रहा है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरा रास्ता रोको, मग रोको ना सावरिया। एक कह रहे हैं मग रोको ना सावरिया। तो उसी को उस तरीके से भाव में कई तरीके से दिखाना है। जैसे बहुत पुरानी बात है कि महाराज जी को किसी ने बोला कि लाल रंग, आपने फिल्मों में भी उन्होंने कितनी कोरियोग्राफी की है महाराज जी ने, कि लाल रंग, अब वो लाल रंग को कितने तरीके से दिखाते हैं। लाल रंग को मांग का सिंदूर वो लाल, माथी की बिंदिया लाल, होठ लाल, हाथों का आलता लाल, और उसके बाद अंत उन्होंने उससे क्या, जो गोदी में बच्चे को प्यार से हम लाल बोलते हैं, तो अब वो लाल रंग, अब लाल की ही इतनी व्याख्या दे दी। कितने भाव आ गए, कितने भाव। वो एक ही लाइन को जैसे गायक ने 4-5 भाव में गाया, तो उसी तरीके से नर्तक ने उस पर उस एक शब्द के ऊपर ही कितने भाव दिखा दिए। अच्छा, जैसे टुकड़े परन बहुत कुछ होते हैं, तो आपने याद भी किए होंगे, बच्चों को सिखाती भी होंगी, तो कुछ हमारे श्रोताओं के लिए आप कुछ मुलाजा फरमाएं। हाँ बिल्कुल। लखनऊ घराने का एक प्रमिलू मैं आप सुनाती हूँ। ता दिन ना दिन ना तिन ना दिन ता थूंगा तक्का थूंगा ता तथे तत्थे 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 ता थे ता तथे ता थूंगा तक्का थूंगा ता तथे तत्थे तत्थे ता थे तथे ता थूंगा तक्का थूंगा ता तथे तत्थे ता तथे तधा। वाह, क्या बात है। ऐसा लग रहा था कि मंच पर आपके पैर थिरक रहे हैं और हम उसे देख रहे हैं। बहुत सुंदर। जब हमें कला का एक श्रेष्ठ रूप हमें मिलता है एक परंपरा से, तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि उसे हम आगे बढ़ाएं। तो इस परंपरा को आगे बढ़ाने में अभी आप क्या क्या योगदान कर रही हैं? देखिए, ये बहुत आज के युग में सच में बहुत चैलेंजिंग है, और हमारे शहर में तो विशेष रूप से जो कला हम लोगों ने सीखी, हम अगर समय के हिसाब से देखें तो हमारे समय में, उस समय यहाँ गुरु लोग बहुत थे, पूरा एक गायकी में भी आगरा घराना था जी। लेकिन धीरे धीरे समय और परिस्थितियों ने हमारी कला पर भी बहुत चोट की। लेकिन उन सब चीजों से निकल के एक कलाकार आता है सामने, तो पहला तो वो दृढ़ निश्चय कि आपने जो गुरु लोगों से सीखा है उसको आप खुद अच्छे से संभालिए जी। और उन लोगों को देना। एक होता है आप बच्चों को सिखा रहे हैं, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट आपके पास ज्यादा हैं, आप पैसा, देखिए हर इंसान के लिए जरूरी होता है पैसा कमाना, लेकिन अगर आपके पास 50 बच्चा सीखने के लिए आ रहा है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, और दूसरा वो सामने वाले जो स्टूडेंट सीखने आ रहे हैं कि वो उस कला को किस रूप में सीखना चाह रहे हैं, कि एक हॉबी के रूप में सीखना चाह रहे हैं। तो क्योंकि ये जो कला है कि एक हॉबी के तौर पे आगे कब तक जाएगी, क्योंकि आगे उस स्टूडेंट के लिए भी लाइफ बहुत चैलेंजिंग होगी। उसके पेरेंट्स ये बोलेंगे बेटा लाइफ में सेट होना है तो करना क्या है, एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है रोजगार को लेकर। पढ़ाई करनी है कि नृत्य करना है, तो उसमें से बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एज अ प्रोफेशन इसको आगे लेके जाते हैं। तो जो चीजें हम लोगों ने गुरु लोगों से सीखी हैं वो हम उन बच्चों को सिखाएं। तो आप प्रायोरिटी किसे दे रहे हैं, आपके जो जीवन के मूल्य हैं वो आपको किधर लेके जा रहे हैं। कला हमेशा संरक्षण में रही है, बिल्कुल, और आगे भी रहेगी, और कला को सच में संरक्षण की जरूरत है। अब वो संरक्षण कैसे मिलेगा, वो गवर्नमेंट उसके लिए कुछ करे कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हमारे आगरा में हो। और आपने कई बड़े मुद्दे उठाए हैं इस बातचीत में। वाकई कला के श्रेष्ठ रूप को उसी रूप में संरक्षित करने के लिए, उसे सहयोग देने के लिए, संरक्षण देने के लिए समाज का और सरकारी संस्थाओं का एक बहुत बड़ा रोल है उसमें। हाँ। और बिना इसको आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से समस्याएं आ रही हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आप जैसे जब कला के साधक हैं तो ये कला
किसी न किसी रूप में आगे बढ़ती रहेगी और बहुत से अच्छे अच्छे कलाकार अभी आने बाकी हैं। आप हमारे साथ आई, इतनी बातचीत की बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।